Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the non-probability sampling methods. These are the second types of sampling methods. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सैम्पलिंग मेथड्स के टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स और इसकी डिफरेंट टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का? दीज आर द मेथड्स विच डू नॉट प्रोवाइड एवरी आइटम इन द universe with a known chance of being included in the sample. It means not every item has a chance of being included. यानी कि ये वो मेथड्स होते हैं जिसमें यूनिवर्स के हर एक आइटम के सैंपल में इंक्लूड करने के नोन चांसेस नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्स के हर एक आइटम के सैंपल में इंक्लूड किए जाने के चांसेस इक्वल नहीं होते हैं। मेनली जब इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा एक्सप्लोरेटरी और क्वांटिटेटिव रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है, उस समय नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है। और इस टाइप की रिसर्च में मेन पर्पस क्या होता है? हाइपोथेसिस को टेस्ट करना इसका मेन पर्पस नहीं होता है एक ब्रॉड पॉपुलेशन के रेफरेंस में, लेकिन एक स्मॉल या अंडर रिसर्च्ड पॉपुलेशन के रेफरेंस में इनिशियल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का मेन पर्पस रहता है। अब इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से यूज किए जाने वाली मेन टेक्निक्स हैं जजमेंट सैम्पलिंग, सेकेंड वन है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, थर्ड वन इज कोटा सैम्पलिंग एंड द लास्ट वन इज द स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, सो लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट वन एंड दिस इज नोन एज द जजमेंट सैम्पलिंग। जजमेंट सैम्पलिंग क्या होता है? इस टाइप की सैम्पलिंग में द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स डिपेंड एक्सक्लूसिवली ऑन द जजमेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। किस पर्टिकुलर सैम्पल आइटम को सेलेक्ट करना है, ये कंप्लीटली इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पर डिपेंड करता है। इसी वजह से इसको जजमेंट सैम्पलिंग का नाम दिया गया है। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जो इन्वेस्टिगेटर है सैंपल को सिलेक्ट करते समय वो कंप्लीटली अपने जजमेंट को एक्सरसाइज करता है और केवल उन्हीं आइटम्स को अपने सैंपल में इंक्लूड करता है जो उसे सबसे ज़्यादा टिपिकल अपीयर होते हैं, और इसके लिए भी वो इन्वेस्टिगेशन में उन पर्टिकुलर सैंपल आइटम की कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखता है। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड होती है सैंपल आइटम की, उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स में से सैंपल में डिफरेंट यूनिट्स को सिलेक्ट किया जाता है बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 60 या 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है और उसमें से 10 स्टूडेंट्स का एक सैंपल सिलेक्ट किया जाना है। अगर यहाँ पर जजमेंट सैम्पलिंग मेथड का यूज किया जाएगा तो यहाँ जो रिसर्चर है वो अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स की स्टडी के रेफरेंस में उन 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगा जो उसकी ओपिनियन में क्लास के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रॉपरली उसकी स्टडी को फोकस कर सकते हो। उन्हीं 10 स्टूडेंट्स को वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। तो ये कहलाएगा आपका जजमेंट सैम्पलिंग मेथड। दैट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज द कन्वीनियंस सैम्पलिंग। क्या होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग? अ कन्वीनियंस सैंपल इज ऑब्टेन्ड बाय सेलेक्टिंग कन्वीनियंट पॉपुलेशन यूनिट्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द चंक। चंक भी कहते हैं इसमें। और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही जब सैंपल को ऑब्टेन किया जाता है
तो हम इसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग का नाम देते हैं। चंक का नाम दिया जाता है इसको। तो चंक का मतलब क्या होता है? दैट फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग इन्वेस्टिगेटेड विच इज सिलेक्टेड नाइदर बाय प्रोबेबिलिटी नॉर बाय जजमेंट बट बाय कन्वीनियंस। यानी कि जब हम पॉपुलेशन में से सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम ना तो प्रोबेबिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, ना ही जजमेंट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कन्वीनियंस का यूज़ करते हुए जब हम सैंपल को सेलेक्ट करते हैं तो हम इसको चंक का नाम देते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम, अ कन्वीनियंस सैंपल सिंपली इंक्लूड्स द इंडिविजुअल्स हु हैपन टू बी मोस्ट एक्सेसिबल टू द रिसर्चर। रिसर्चर के लिए जो आइटम्स सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल होते हैं, जब वो उसे अपने सैंपल में इंक्लूड करता है और उसके बेसिस पर सैंपल को फ्रेम करता है, तो हम इस टेक्निक को कन्वीनियंस सैंपलिंग का नाम देते हैं। बहुत इजी और इनएक्सपेंसिव तरीका होता है इनिशियल डेटा को गैदर करने के रेफरेंस में, लेकिन कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिसके बेसिस पर यह कहा जा सके कि जो कन्वीनियंस सैंपलिंग के बेसिस पर सैंपल सेलेक्ट किया गया है वो पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रहा होगा, क्योंकि कन्वीनियंस के बेसिस पर सेलेक्ट किया गया है। तो जो आपके लिए आसान होगा, जहां आपकी एक्सेसिबिलिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आप पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट करोगे। तो ये पॉपुलरली पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस बात का कोई भी गारंटी नहीं होती है, और इसी वजह से ये एक जनरलाइजेबल रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर पाने में कैपेबल नहीं होता है। द थर्ड मेथड इज कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, it is a type of judgment sampling. In a quota sample, quotas are set up according to some specified characteristics, such as so many in each of several income groups, so many in each age, so many with political or religious affiliations, etc. Each interviewer is then told to interview a certain number of persons which constitute his quotas. Within the quota, the selection of sample items depends on personal judgment. तो कोटा सैंपलिंग एक टाइप की जजमेंट सैंपलिंग होती है, लेकिन होता क्या है कोटा सैंपल में, जो हमें सैंपल कंसीडर करना होता है उसके लिए कोटा सेटअप कर दिया जाता है, और इसके लिए हम एक स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हैं और इसके बेसिस पर ही सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, जैसे कि इनकम ग्रुप के बेसिस पर, या फिर एज ग्रुप के बेसिस पर, या फिर पर्सन्स के पॉलिटिकल या रिलीजियस एफिलिएशंस के बेसिस पर ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, और फिर एक कोटा फिक्स किया जा सकता है। कोटा फिक्स करने के बाद मतलब यहां पर आपने एक ग्रुप्स को डिफाइन करने के बाद आपने ग्रुप्स को डिफाइन कर दिया एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। अब इन ग्रुप्स को डिफाइन करने के बाद हर एक इंटरव्यूअर से कहा जाता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी में सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स के इंटरव्यू को कंडक्ट करोगे, जो इनके लिए कोटा बन जाता है। अब जो कोटा इनके लिए निर्धारित किया गया है, इसमें से जो सैंपल आइटम्स इनके द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, ये इनके पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करते हैं। इन्हें तो केवल एक कोटा डिसाइड करके दे दिया जाता है कि कहाँ कहाँ से इनको अपना सैंपल सेलेक्ट करना है। अब किस तरीके से उसमें से वो सैंपल आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे, ये इनके पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि एक रेडियो लिसनिंग सर्वे को कंडक्ट किया जाना है, तो उसके रेफरेंस में इंटरव्यूअर्स को बता दिया गया है कि भाई वो 500 लोगों का इंटरव्यू लेंगे, यानी कि 500 पीपल पर वो इंटरव्यू को कंडक्ट करेंगे जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, और इनमें से हर एक 100 पर्सन्स में से जो 60 का इंटरव्यू लिया जाएगा वो हाउसवाइफ्स रहेंगी, 25 फार्मर्स रहेंगे और 15 चिल्ड्रन रहेंगे अंडर द एज ऑफ 15। तो ये कोटा सेट हो गया, यानी कि हर 100 में से
60 हाउसवाइफ्स, 25 फार्मर्स एंड 15 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15 का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाना है। अब वो किस तरीके से सिलेक्ट किए जाएंगे? 60 हाउसवाइफ्स, 100 में से 25 फार्मर्स और 15 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 15, ये कंप्लीटली इंटरव्यूअर के जजमेंट, पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करेगा। और इस तरीके से जो कोटा फिक्स किया गया है इसके अकॉर्डिंग ये सैंपल डिफाइन कर दिया गया है इसको, ठीक है। और फिर ये अपने सैंपल के अकॉर्डिंग प्रॉपर डेटा को कलेक्ट करेगा, इंटरव्यू को फॉलो करेगा। कोटा सैंपलिंग को मोस्टली पब्लिक ओपिनियन स्टडीज में यूज किया जाता है। जब पब्लिक से ओपिनियन लेनी होती है तो ओपिनियन लेने के रेफरेंस में हम कोटा सैंपलिंग का यूज करते हैं। द लास्ट टेक्निक अंडर द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज दैट इज द स्नोबॉल सैंपलिंग। क्या होती है स्नोबॉल सैंपलिंग? इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू बी असेस्ड, snowball sampling can be used to recruit participants via other participants. The number of people you have access to snowballs as you get in contact with more people. जहां पॉपुलेशन को एसेस करना बहुत हार्ड होता है, यानी कि जहां आपके पास पॉपुलेशन के रेफरेंस में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, वहां हम अदर पार्टिसिपेंट्स के थ्रू पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करते हुए स्नोबॉल सैंपलिंग के बेसिस पर सैंपल को सिलेक्ट करते हैं। स्नोबॉल जैसे होता है ना कि बर्फ में एक छोटा गोला फिर एक दूसरा छोटा गोला, वो जोड़ते चले जाते हैं तो एक बड़ा बर्फ का गोला बनता चला जाता है। तो जितने छोटे छोटे गोले जोड़ेंगे बर्फ के, वो एक बड़े गोले में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ क्या करते हो, स्नोबॉल के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए ही पहले आप एक पार्टिसिपेंट से कांटेक्ट करते हो, फिर उससे पूछते हो कि और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं जो उसकी नॉलेज में है। फिर वो आपके पास आपको और भी पार्टिसिपेंट्स के पास ले जाता है, फिर जिन पार्टिसिपेंट्स के पास ले गया उनसे आप डिस्कस करते हो, वो और पार्टिसिपेंट्स के पास ले जाते हैं। इस तरह से आप एक चेन को फॉलो करते चले जाते हो और फिर आपका सैंपल कंप्लीट हो जाता है और आपकी रिसर्च स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है। एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं इसके रेफरेंस में। मान लीजिए कि आप अपनी सिटी में होमलीनेस के एक्सपीरियंस को रिसर्च करना चाहते हो, क्योंकि सिटी के जो भी होमलेस पीपल हैं इनके रेफरेंस में कोई भी लिस्ट अवेलेबल नहीं होगी, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग तो यहाँ पॉसिबल है ही नहीं। तो क्या करोगे इसके लिए? आप सबसे पहले तो एक सिंगल पर्सन से मिलोगे जो होमलेस होगा, ठीक है। अब इस सिंगल पर्सन से मिलने के बाद आप उससे कहोगे कि भाई आप उसकी रिसर्च में उसकी हेल्प करिए और पार्टिसिपेट करिए। वो पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री अगर हो जाता है तो क्या करेगा वो आपको अपने एरिए में जो अदर होमलेस पीपल हैं उनसे कांटेक्ट कराएगा और फिर आप उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो। और इस तरह से आप एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे और इस तरह से डिफरेंट होमलेस पर्सन से डेटा को या रिसर्च स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। तो हम इस मेथड को नाम देते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग का। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड्स। थैंक यू।